आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में कि लोग या इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या वो उनको सही प्रॉपर्ली रिटर्न मिल रहा है या नहीं? इस ये जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के से हटके शब्द तो एक और इस्तेमाल किया जा सकता है, बट मैं वो इस वीडियो में करना नहीं चाहता। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे प्रश्न के पीछे कौन-सा छुपा हुआ शब्द है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इफ एंड बट्स और रिटर्न्स और उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो मैं बिंदु सिलसिलेवार जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके बाद पूरी वीडियो देखने से बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर करने चाहिए, तो किस में करने चाहिए और कब करना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, वो कुछ कंपनियों के द्वारा म्यूचुअल फंड चलाया जाता है। किसी एक कंपनी के द्वारा एक म्यूचुअल फंड चलाया जाता है और इस एक के अलावा भी कई म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो एक कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं। तो मैं सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए निप्पॉन की बात करता हूँ या फ्रैंकलिन टेम्पलेशन की बात करता हूँ। ऐसे डीएसपी है, कई सारी कंपनियाँ हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती हैं। ये लोग म्यूचुअल फंड चलाते हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाते हैं, उसे चलाते हैं। बेचते नहीं है ये, बेचता कोई और है। कौन बेचता है? वो या तो आप ऑनलाइन से खरीदते हैं और या फिर अक्सर जो मेजर पोर्शन ऑफ म्यूचुअल इंडस्ट्री में आता है, वो कंट्रीब्यूशन बैंकों के थ्रू आता है। जो बैंक्स में अपना एक नया एक एडिशनल बिज़नेस इन्होंने अपने यहाँ जोड़ लिया है, म्यूचुअल फंड बेचना, इंश्योरेंस बेचना, ये सब चीज़ें बेच कर के वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं और उसके बजाय में उनको कुछ कमीशन भी मिलता है। कुछ बैंक्स भी ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं, उनके भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेचे जाते हैं बैंकों के द्वारा। कौन बेचता है ये? बैंक में जो बैंकों का एक्चुअली में काम क्या है? बैंक का काम है कि डिपॉज़िट लेना और एडवांसेस करना, यानी कि लोन करना। बट अब बैंकों ने अपने साथ में ही ऐसे छोटे-छोटे कई और तरीके के व्यापार जोड़ लिए। तो म्यूचुअल फंड बेचने के लिए बैंक जो है वो एक आरएम अपॉइंट कर देती है। इस आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर, ये रिलेशनशिप मैनेजर के पास में तकरीबन सारा डेटा होता है। बैंक में किसकी एफडीआर कितने की, कब मैच्योर होने वाली है, कब रिटायर होने वाला है, किसके खाते में कितना फंड पड़ा है। इस तरीके से ये आरएम्स जो हैं ये अपने यहाँ कस्टमर को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, टारगेट आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर उनको फ़ोन करेंगे कि साहब हमको आपसे 10 मिनट मिलना है, हम फलाने-फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आपको वो बैंक्स के बारे में बताना है, वो आपके पास आते हैं, आपको बहुत सारी बातें समझाते हैं। ये आरएम जब वहाँ से निकलते हैं, जो आरएम बैंक्स के साथ में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड बेचने जाते हैं, ये कोई बहुत वास्ट नॉलेज नहीं रखते। ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। 90% लोगों की जो आरएम्स हैं, उनके पास में कोई बहुत बड़ी वास्ट नॉलेज नहीं होती है। सब लोगों के बारे में मैं के लिए नहीं कहना चाहता, इसलिए 90% हम मानकर चलें। इन ये बेसिक एक सेल्समैन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इन्होंने अपना प्रोडक्ट आपको बेचना होता है और उसके लिए जो है ये कस्टमर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, आपसे टाइम लेते हैं, आपको आकर के तरह-तरह की बातें समझाते हैं और इनके दिमाग में सिर्फ़ एक बात चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे ये प्रोडक्ट इनको बेचना है। अगर वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड बेचने वाले जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो उनकी वो जो टीम है जो म्यूचुअल फंड बेचने का काम करती है, वो शाम को सारा कलेक्शन करती है डेटा का कि किस आरएम ने कितना बेचा, कितना नहीं बेचा, जिसने कम बेचा उसको फिर गालियाँ भी पड़ती हैं। उसको तरह तरीके से हैरेसमेंट भी होता है। उसको कई तरीके की पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट इन तौर उसको जो है उसके एरिया से बहुत दूर भेज दिया जाता है। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा कि उसको आप उस एरिया में जाओ अभी। जहाँ पर उसको जो है 1 डेढ़ 2 घंटे जो आने में, जाने में लग जाएँगे, परेशान हो जाएगा। तो इस लोग कुछ लोग टिक जाते हैं, कुछ लोग नहीं टिक पाते हैं। जो लोग टिक पाते हैं, वो बड़े तेज़-तर्रार किस्म के लोग होते हैं। वो अपना प्रोडक्ट किसी को भी चिपकाने में बड़े माहिर होते हैं। वो लोग इस इंडस्ट्री में फिर आरएम के पद पे टिक जाते हैं और वो किसी भी तरीके से आपको प्रोडक्ट बेच देते हैं। इसी तरीके से वो एनआरआईज़ को भी आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। जब एनआरआई आता है, वो अपना एटीएम यहाँ पर यूज़ करता है, तो इनको पता चल जाता है। ये उससे भी फ़ोन करके उसके पास भी पहुँच जाते हैं। उसको भी अपनी बात समझाते हैं। एनआरआई को भी लगता है कि बढ़िया सूट-वूट पहनकर इतनी बड़ी बैंक से एक बंदा आया है, तो
डेफ़िनेटली जो है उसकी नॉलेज अच्छी होगी, उसने तरह-तरह की बातें बताई और वो उसमें जॉइन हो जाते हैं। होता क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास जो फंड आता है, वो फंड मार्केट में इन्वेस्ट होता है। वो तरह-तरह के अलग-अलग कंपनियों के अंदर उन्होंने अपना परसेंटेज बनाया होता है, उसमें जो है उस परसेंटेज के मुताबिक वो उसमें इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। अगर आप इनकी परफ़ॉर्मेंस देखेंगे, तो इनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो बढ़ते हुए मार्केट में होती है। जब बाज़ार गिरता है, तब इनकी परफ़ॉर्मेंस भी गिर रही होती है साथ में। और चूँकि ये मार्केट में इनको सिर्फ़ खरीदारी करने का अलाउड है, ये लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। गिरते मार्केट में जब ये शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं, तो परफ़ॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड की बहुत खराब हो जाती है। और उसमें इनको कोई हेज के लिए कुछ चुनिंदा फीचर्स हैं गिने-चुने, जहाँ पर ये हेजिंग के तौर पे जो है कुछ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं डेरिवेटिव साइड से। इसके उलट एफआईआई को जो है वो ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। वो मार्केट में लॉन्ग भी जा सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, उनको डेरिवेटिव ऑपरेट करना भी जो है उनको अलाउड होता है। तो आप अगर हम देखें कि भई जब हमारा परफ़ॉर्मेंस जो है वो बियर मार्केट में जब गिरता चला जाता है, फिर वहाँ से जब उठता है, तो लार्ज कैप फंड्स में मान सकते हैं कि भई रिकवरी जो है वो प्रॉपर्ली हो जाती है। मिड कैप में और स्मॉल कैप्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप इनके पिछले 10 साल का रिटर्न देखें, ये हम हमेशा बताएँगे साहब कि 3 साल का रिटर्न है। जब हम आप पूछेंगे कि साहब ये बियर मार्केट था, यहाँ पर तो साहब आपकी स्टॉक फंड ने परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया। तो इनका एक सीधा-साधा रटा-रटाया जवाब होता है कि म्यूचुअल फंड सर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होते हैं, या आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो। अगर हम इसको 15 साल के लिए भी या 20 साल के हिसाब से भी देखेंगे, तो वो परफ़ॉर्मेंस अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो परफ़ॉर्मेंस कभी भी नहीं आती है। दूसरा जो है ये मार्केट में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड्स में होते हैं। एक जो ये म्यूचुअल फंड जिसकी मैंने बात करी है, दूसरा या तो फिर डेब्ट फंड है। जो डेब्ट फंड्स वाले फंड्स हैं, जो डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो तो फिर भी थोड़ा-सा उनको अलाउड रहता है कि भई वो बहुत कम मात्रा में वो इक्विटी में जा सकते हैं। बट जो इक्विटी वाले हैं, वो उनको 80-90% तो इक्विटी में ही करना पड़ता है और 10% वो डेब्ट में जाते हैं, और डेब्ट मार्केट से जो है उनको इतना बड़ा बहुत कोई मेजर रिटर्न्स नहीं मिलता। हाँ, ये सही है कि बैंक के कंपैरिज़न में वो कुछ एफडी जो बैंक की होती है उससे थोड़ा 2-4% ज़्यादा मिल सकता है। बट डेब्ट फंड भी जो है वो अगर हम समझते हैं कि डेब्ट फंड सेफ हैं, तो डेब्ट फंड भी सेफ नहीं है। इक्विटी मार्केट के जैसे वो भी जो है पूरे खतरे से भरे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए हम अभी हाल ही की एक बात ले लेते हैं, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, कि येस बैंक ने जो है वो बॉन्ड्स इश्यू किए थे, निकाले थे, और कुछ बैंकों ने, नामी बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने जो है उसमें भरकर उसका खरीदारी करी। निप्पॉन ने भी करी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करी। अब ये जो 2 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों के पास में तो दिग्गज नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। और क्या उनको नहीं पता होता है कि ये जो हम बॉन्ड ले रहे हैं कि और ये पिट सकता है, क्योंकि बैंक पिट रहा है। बट फिर भी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि ऐसा समझ में आता है, ऐसा लगता है कि ये लोग उस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि इनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, पब्लिक का फंड होता है, ठीक है, पब्लिक को लॉस हो रहा है, फिर कमा लेगी पब्लिक। हम अपना टारगेट पूरा करें। और वो येस बैंक के का जो बॉन्ड था, वो ज़ीरो हो गया था बाद में। यानी कि वो 10,000 करोड़ रुपए पूरे के पूरे डूब गए, येस बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो इतने बड़े-बड़े लोग, जो पीछे माइंडेड लोग बैठे हैं, जिनके पास में तमाम तरीके का डेटा होता है, तमाम तरीके की जो रिसोर्सेज़ होते हैं, हर चीज़ को स्टडी करने के लिए, हर डेटा उनके पास उपलब्ध होता है, नहीं होता है तो उसको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद में भी वो ज़ीरो पे चला गया डेट बॉन्ड। इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो डेट फंड में पैसे लगाने हैं या म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, अगर इस चीज़ के बारे में 2 चीज़ों से अगर हम चुनना चाहेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले में हम फंड्स लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। और इक्विटी में भी लार्ज कैप में, कि अगर वो पिटता है भी है या गिरता भी है, तो उसकी रिकवरी आने वाले समय में 2-3 साल, 4 साल के बाद में वो रिकवर कर जाते हैं, और वो जो नीचे बियर मार्केट से जो नीचे आया होता है, उसको भी ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। बस वक़्त लगता है। तो जब वो पीरियड 2 साल 3 साल का रहता है बियर का या करेक्शन वाला, उस समय में जो उसकी वैल्यूएशन बननी चाहिए, वो हमको बेनिफिट ना मिलने की वजह से टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़र्क तो आता ही है, श्योरली आता है। तो
अब यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई डेट कि म्यूचुअल फंड में हमको इक्विटी वाले में जाना चाहिए, मोस्टली लार्ज कैप वाले में जाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई थंब रूल नहीं है, ये ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, एक्सपीरियंस है। और डेट फंड में हमें गिल्ट में जाना चाहिए। गिल्ट में जाएँगे तो वो सेफ़ है। गिल्ट में क्या होता है कि गिल्ट में जो बॉन्ड्स लिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। जो जो ओपन मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, आती भी है कई बार। पीछे आईआईएफएल में भी ऐसा कुछ हो गया था। तो ऐसा होता काफ़ी होता है, डीएचएफएल में भी हुआ था। तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में अगर मैंने करना ही है हमने, तो कब करना चाहिए? मेरे पास तो आज पैसे हैं। आज मैं कल बुला करके किसी एजेंट को या मैं ऑनलाइन बैठ करके मैं वो बाई कर लूँ, एंट्री कर लूँ। तो मेरी ये राय है कि म्यूचुअल फंड में जब भी आपने अपना मन बनाया और जिस फंड में जाने के लिए आपने चूज़ किया, वो उसका जो एनएवी है, वो जब तक 50% ड्रॉप ना हो जाए, तब तक आप एंट्री ना करें। जब वो 50% ड्रॉप हो जाएगा, उस वक़्त एंट्री करें। उसके बाद में अगर 10% और भी ड्रॉप होता है, तो हम और ऐड ऑन कर लेंगे। बट जो हमारा ऊपर का जो मेजर परफ़ॉर्मेंस लैक ऑफ में जिसमें लैक होना था, नुक्स परफ़ॉर्मेंस गिरनी थी, वो पार्ट हमारा सारा क्लीन हो गया। तो डेट फंड का भी मैंने बताया कि गिल्ट में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में हमें कब एंट्री करनी चाहिए। तो ये चलते कैसे हैं म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड में मैंने अगर 1 लाख रुपए दिया, तो उन्होंने 1 लाख रुपए के मेरे शेयर्स खरीद लिए, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं, वो 7 स्टार बिल्डिंग्स में होते हैं, इतनी एक्सपेंसिव जगहों पर होते हैं। उनकी जो टीम लगी होती है, उनकी बड़ी हाई सैलरी होती है, उनके इंसेंटिव्स होते हैं, उनके बोनसेस होते हैं, उनके अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनकी पार्टीज़ होती हैं, उनके एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं। ये सारा खर्चा कहाँ से निकलता है ये? ये सोचने वाली बात है। तो ये जो एसआईपी होती है, इस एसआईपी के माध्यम से इनको रोज़ पैसा मिलता रहता है। रोज़ पैसा आता है एसआईपी का, वो एसआईपी का पैसा इधर खर्च हो जाता है। एनएवी के भाव में ये उसको एंट्री दे देते हैं और उसको जब एग्ज़िट चाहिए होता है, तो उस दिन का जो एनएवी चल रहा होता है, वो उसका वो एग्ज़िट एग्ज़िट दे देते हैं। अल्टीमेटली आप इस चीज़ को समझें कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर जो कंपनी के साथ में लगा हुआ है, जो फंड मैनेजर्स हैं, जो उनके सीईओ हैं, उस कंपनी का एमडी है, उसके नीचे जनरल मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग की टीम है, खैर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है सर। 1 लाख रुपए का अगर मैंने एमएफ को दिया, तो एमएफ ने मेरा 1 लाख रुपए का पूरा माल नहीं खरीदा कभी भी। तो जब वो माल उसने मेरा पूरा नहीं खरीदती है, उसमें से काफ़ी सारा बड़ा एक्सपेंडिचर जाता है। दिखाने के लिए तो ऑन द बुक और कैलकुलेशन करके तो वो बहुत कुछ दिखा देंगे। बट हमें नहीं पता कि उन्होंने जिस-जिस शेयर्स की में एंट्री करी है, वो उसको किस भाव पे हमारी एंट्री कैलकुलेट हुई है, जब हमने पैसे दिए। सेम चीज़ एसआईपी में भी है कि एसआईपी मैंने आज अगर एक 50,000 रुपए लगा दिए उनको, तो वो मेरे जो शेयर्स मेरे 50,000 से खरीदे गए हैं, वो किस भाव में उनको एनएवी के लिए कैलकुलेट किए गए, नहीं पता है किसी को भी। एग्जिट नहीं पता है। एनएवी जो चल रही है, वो उस एनएवी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो इसलिए इसमें पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या सच्चाई है, आगे नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या सच्चाई है और ये कितना बेनिफिट दे सकती है, वो आप खुद समझें। हाँ, फिर क्या करें फिर? तो एक अच्छा-सा पोर्टफ़ोलियो आप बना लें और वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के मदद से उसके डाइवर्सिफ़िकेशन कर लें, उसका कौन से स्टॉक में कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट करना है, आप वो कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने एसआईपी करनी है, तो हर महीने उतना-उतना सामान, उतना-उतना क्वांटिटी हर स्टॉक में उस पर्टिकुलर डेट पे खरीदते चले जाएँ। जैसे आप एक पर्टिकुलर डेट पे एसआईपी को पैसे भेजते हैं, आपका परफ़ॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड के फंड से कई गुना ज़्यादा होगा। कई गुना ज़्यादा होगा। आप ये मान के चलें लगभग अगर आपने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र ने आपको अगर एडवाइस की है, तो आपका 1 लाख रुपए 10 साल के अंदर 4 से 6 लाख रुपए के बीच में बढ़ जाएगा। 1 लाख, 4 से 6 लाख, 20 साल में ये 1 लाख करीब-करीब 28, 30, 32 लाख रुपए बन सकता है, अगर आप डायरेक्ट अपना खुद करते हैं तो। एक दिन फिक्स कर लें, उस दिन उसकी इन्वेस्टमेंट उसमें डालें। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात से अगर आप सब लोग सहमत हैं, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन की बेल दबाएँ और लाइक करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे आपको कुछ और भी एजुकेशनल वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।